बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप महमूद साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मजे में? भाई वो 2 किस्तें तो आपकी बड़ी बर वक्त आ गई थी, लेकिन तीसरी में कुछ ताखीर हो गई। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। वैसे लोग सोचते होंगे कि वही कह गए दास्तान सोते सोते। तो आज मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हम तीसरी और आखिरी किस्त दास्तान कहते कहते, और शायद आप उसमें उनके हमें जिंदगी की दास्तानें सुनाएंगे। देखिए साहब, सबी मोहसिन ने अगस्त 1991 में रेडियो स्टेशन कराची स्टेशन का चार्ज संभाला तो बज़्म तलबा की तरह ड्रामा सेक्शन पर सब पे सुकूत तारी था, सन्नाटा था। हाँ, पिछली बार आपने बताया कि बज़्म तलबा के लिए अच्छा उन्होंने काम किया था सैयद मुहसिन साहब ने। जी हाँ, कई सालों से 16 बरस से जश्न तमसील नहीं मनाया गया था। अच्छा। और तलबा जो बज़्म तलबा होती थी हाँ, वो भी 20 साल से नहीं मनाई गई थी। अच्छा तो इन्होंने सेक्शन के इंचार्ज से इकबाल जाफरी से पूछा जी। कि आप जश्न तमसील के लिए तैयार हैं? उन्हें बोला क्यों नहीं, हम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तंग आ गए हैं। चुनांचे तय पाया कि नवंबर में जश्न तमसील मनाया जाएगा। सही। फिर जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। एक दिन ये कहते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठा था, जफर साहब उनके घर, जफर सिद्दीकी इनके सबी मोहसिन के कमरे में आए। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। अच्छा, जश्न सबी तमसील खुशी मोहसिन में ये समझे कि इनके बेटे ने कोई इम्तिहान पास किया है जाहिर है। या कोई तरक्की वरक्की हुई है। हाँ, लेकिन उन्होंने आकर के कहा कि साहब बाहर तो निकल कर देखिए, कितनी मुद्दत बाद ब्रॉडकास्टिंग हाउस में ये रौनक आई है। अच्छा। रेडियो स्टेशन को ब्रॉडकास्टिंग हाउस भी कहते थे। और आज हम जश्न तमसील के प्रोग्राम ड्रामों की रिहर्सल शुरू कर रहे हैं। अच्छा। बाहर निकल के देखा तो बड़ी चहल पहल थी, पूरा अहाता कारों से भरा हुआ था। हाँ, और हर तरफ फनकार नजर आ रहे थे। रेडियो से रेडियो और तलबा का कलम किताब और माइक्रोफोन से रिश्ता इस्तेमाल करने की कोशिश अगस्त 91 में शुरू की तो पता चला कि इस रेडियो स्टेशन में खूबसूरत रिवायतों के लिए जो मशहूर था रेडियो स्टेशन, वो अरसे दराज से सर्द खाने में डाली जा चुकी है। सही। न मुशायरे, न अदबी नशिस्तें, न मौसीकी की महफिलें। हद तो ये है कि स्टेशन की 2 मकबूल रवायतें भी तर्क कर दी गई हैं, जश्न तलबा, जश्न तमसील और अख जश्न तलबा। ये हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि जश्न तलबा को 16 साल और देता है। सही है। तो ऐसी कब्रिस्तान की सूरत पैदा हो गई थी। अब डायरेक्टर जनरल से लेकर स्टेशन डायरेक्टर सबकी तवज्जो उन प्रोग्राम की तरफ होती थी जो हुकूमत से बिला मुबालगा हर रोज मिलने वाली हिदायत पर होती थी, जिसमें हुकूमत का प्रोपेगेंडा ही होता था। और इस रैयत के प्रोग्राम में की पेशकश में कोई कमी रह जाए तो इस्लामाबाद से फौरन जवाब तलब किया जाता था। बामानी तफरी फराहम करने या जहन को जिला पहुंचाने वाले प्रोग्रामों से बेतवजही बरतने पर कहीं से कोई पुरसिश न होती थी। सही बात है। वो हबीब जालिब कह गए हैं ना, सब जा रहे हैं साया दीवार की तरफ। तो वो बस हुकूमती प्रोपेगेंडे में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। याद है, सिर्फ सूंडी के और ट्रैक्टर के साथ चला करते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि कौन अपनी सलाहियतों को सर्व करे, इसलिए कि जहाँ कहीं उसमें कमी होती थी तो बातपुरस हो जाती थी। अब इन्होंने अपनी किताब का तीसरा हिस्सा यानी जातियात पे शुरू किया है। सही। इनके दादा हसी मियाँ कहलाते थे। हसी मियाँ? हसी मियाँ निकनेम। हाँ, उनका हसी बसी कुछ रहे होंगे। अब कि वहाँ कौन बसते हैं, इंसान या जिन्नात, जो उनकी हवेली थी। अच्छा 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 अच्छा। सबी मोहसिन साहब ने दीना, जो हिंदुस्तान के सूबा बिहार के एक शहर है, बिहार शरीफ के करीब है जी, वहाँ 7वीं सदी के बुजुर्ग और मकतूबात सदी के मुसन्निफ मखदूम जहाँ शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का मज़ार है जी। कोई 8 मील के फासले पर था। ये शरफुद्दीन याहिया मुनीरी वही हैं जिनके नाम से शरफाबाद मंसूब है। और इन्होंने अपने घर पर पेश आने वाले अजीब और गरीब वाक़यात का जिक्र किया है। वही मतलब हस्सू मियाँ की हवेली में। हस्सी मियाँ की हवेली में। उनके दादा 1957 में कराची आए तो बीमार पड़ गए और यही उनका इंतकाल हो गया। सही। उनके अहलिया मुसन्निफ यानी सबी मोहसिन की दादी अपने बेटे मनाजिर हुसैन दस्तनवी के साथ रह गई। मनाजिर हसन दस्तनवी एक ज़माने में जमात इस्लामी में बहुत एक्टिव थे। अच्छा। और जिस जमाने में कराची को जमात इस्लामी ने 4 हिस्सों में बांटा था उसमें गरबी के ये नाजिम और सबी मोहसिन के सगे चाचा। अच्छा अच्छा। हाँ, दस्तनवी नाम जरा कम मारूफ है। दसना से है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो दस्तनवी के नाम से। तो उनकी हवेली को उनके भतीजे सैयद हसन अख्तर ने आबाद कर रखा था। अच्छा। दूसरा चैप्टर है यही तो है शहर हमारा, कराची अपने सरिश्त में यसरब है यानी पनाह देने वाला। वाह। यानी यसरब मदीना का पुराना नाम है। जी 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 जी। इसने भी हुजूर और उनके
साथियों को बिल्कुल। पनाह दी थी ना। जी हाँ, जी हाँ। ये है। और सभी मोहसिन ने अपने खानदान की हिजरत का जिक्र किया है। मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने सुकूनत इख्तियार की। जी। सदर में कुछ, फिर शेरशाह में और फिर बिहार कॉलोनी में। और इन्होंने ये उस वक्त चूंकि 13-14 साल के थे, हाँ, तो इनको एनजेबी स्कूल में दाखिल किया गया। सही। एनजेबी स्कूल के अंदर जो उस्ताद थे उनमें एक थे मास्टर अब्दुल खालिक, वो उर्दू और फारसी पढ़ाते थे, वो हाँ। दसना से ही आए थे। हाँ, दूसरे थे अनवारुल हुदा साहब, रियाजी के उस्ताद थे। और तीसरे थे नजरुल इस्लाम, तारीख के उस्ताद थे। ये एनजीबी स्कूल वही जो कि बंदर रोड पे है। बंदर रोड के ऊपर शहर। अब ये इत्तेफाक देखिए कि ये तीनों मुख्तलिफ इलाकों से आकर के शरफाबाद में ही आमने सामने रहे। अच्छा। मास्टर खालिक और नवारुल हुदा तो सामने रहे, एक गली पीछे में नजरुल इस्लाम साहब रहे थे। एक अंग्रेजी के उस्ताद जेम अब्बासी थे, जिनका ताल्लुक अंदरून सिंध से था। सही। जोग्राफिया मंछर जी पढ़ाते थे, मजहबन पारसी थे। साइंस के टीचर यहूदी थे। पार्टीशन के वक्त सर बेंजामिन एक दिन अचानक गायब हो गए, लगता है कि वो इसराइल हिजरत कर गए। सही। अरे क्या दौर था कराची का। हाँ, यहाँ पे पारसी और कराची तो कदम कदम पे फुटप्रिंट नजर आते हैं पारसियों के, हिंदुओं के, यहूदियों के। भाई पारसियों की तो इस शहर के लिए बड़ी खिदमत है। जी जी जी, यहूदियों की जहांगीर है पार्क, जी, जहांगीर रोड और क्लिफ्टन में जो वो जी बहराबों के साथ सिलसिला है, पारसी का बनाया हुआ है। जी। अब दसनवी साहब सभी मोहसिन ने जब रेडियो पे तबसरा करना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम दसनवी रखा। उसकी टेक्निकल वजूहत थी, शायद हम कभी पहले जिक्र कर चुके हैं। और ये उससे चिमगोइयाँ होती रही कि ये दसनवी कौन है। अच्छा। और कुछ अरसे बाद इसका उगदा खुला कि इस मैदान में नाम पैदा करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, उसका जिक्र भी किया है। और किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, उसकी झलक भी दिखलाई है, लेकिन हम तवालत से उसे नजरअंदाज करते हैं। क्यों? दौरान बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात हुए। उसमें एक थे रेडियो के जमील जुबैरी साहब थे। वो किसी वजारत इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरी ने उनको खत लिखा कि रेडियो पर ईरान से तय हुआ है कि मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ इकबाल का फारसी कलाम अरमागान पाक के उन्वान से नशर करेगा, जबकि रेडियो पाकिस्तान ईरान की किसी मुमताज़ गुलकारा का गाया हुआ हाफिज़ और रूमी का कलाम शाख गुल के उन्वान से कराची और लाहौर नशर करेगा। ख़त में दरख्वास्त की गई थी कि चूँकि दोनों मुल्कों के दरमियान खैर सगाली का मामला है, इसलिए अपने मुबस्सिर से यानी सभी मोहसिन से कहें कि इस बारे में अच्छी राय दें। जमील जुबैर जो एडिटर थे, उन्होंने ख़त देते हुए कहा, कोई हिदायत नहीं की, कहा सुन लीजिएगा और जैसा लगे वैसे ही लिखिएगा। प्रोग्राम इन्होंने सुना, अच्छा लगा और तारीफ भी की। अब ये आगे लिखते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी जिन्होंने ख़त लिखा था जमील जुबैरी स्टेशन डायरेक्टर को, उनको क्या मालूम था कि ये तबसरा लिखने वाला उनके शोबे का ही एक अदना मुलाजिम है। दिल्ली एहलकार है। और उनमें कई साल तबसरा नगारी में इनके सर्फ हुए। दोहरी शख्सियत रही ना। हाँ। लेकिन उसमें ख़ास बात थी है कि अंग्रेज़ी अखबार से किसी ने ये नहीं कहा कि इसके मुताबिक थोड़ी तारीफ कर दें या कोई हिदायत कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन जब उर्दू अखबार में इसी नोयत का कालम लिखना शुरू किया तबसरा, तो हर हफ्ते कोई ना कोई बिल्कुल फरमाइश कर देता कि इस हफ्ता हमारे भाई की हमारे दोस्त का प्रोग्राम आ रहा है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। जबकि अंग्रेज़ी अखबार में ये नहीं हुआ। सही। अब सभी मोहसिन रखते हैं कि उनके लिए इस तरह की तबसरा निगारी मुमकिन न थी, तो इन्होंने चंद हफ्तों में अखबार में कालम लिखने बंद कर दिया। ना रहे बात ना वही बात हुई। लेकिन मेरा जुमला है, न शाख ही रही बाकी, न आशियाना है, ना आशियाना। बहुत सुकून से अब गर्दिश ज़माना है। वाह है नए तीर कमावे हैं न सयाद कमी में, गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। तो ने तबसरा निगारी छोड़ दी किताब पढ़ते कि न तबसरा निगारी करूंगा ना फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी। चैप्टर है पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर, यानी 14 साल इंजीनियरिंग में, फिर प्रोग्राम में तबादला। सही। इस मजमून में उन्होंने वो
جو پروگرام میں تبادلہ ہوا اس کی پر تفصیل لکھی ہے کہ کراچی ڈائریکٹ اسٹیشن کے ڈائریکٹر جو ہوئے تو انہوں نے تو پرانی روایتیں تازہ کی، طنز و مزاح کی محفلیں سجائیں، ترغیب مشاعرے کیے۔ اس زمانے میں اظہر حسین صدیقی جم خانہ کے سیکرٹری تھے اور طالب رسول ان کی ادبی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ ان صاحبان کے تعاون سے انہوں نے جم خانہ کے ساتھ مل کر موسیقی کی محفلیں سجائی، مشاعرے کیے۔ غرض یہ کہ بہت ارمان نکلے، لیکن پھر بھی کم لیکن یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ کم نکلے۔ اب انہوں نے اپنا تبصرہ کیا ہے ان کے چھوٹے بھائی جمال محسن کی شادی امریکہ میں گوری میم سے ہوگی، گوری میم میرلن سے۔ ان کے چھوٹے بھائی 79 کے شروع میں 6 مہینے کے کورس کے لیے امریکہ روانہ ہوئے، پھر انہوں نے MBA میں داخلہ لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ پاکستان آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو الگ سے بتایا کہ میں نے وہاں پر شادی کر لی، ایک سفید لڑکی سے شادی کر دی ہے۔ گھر والوں کو تم سنبھالو، شادی تو میں کر کے آ گیا۔ شادی تو میں کر چکا ہوں، فرض تو میں نبھایا، اب نفلی ثواب آپ لیں۔ ان کے گھر میں یہ روایت نہیں تھی۔ ان کی والدہ نے تو ساری اپنی پسند کی بلکہ اپنے گاؤں دسنا والیوں سے شادی کی تھی، بیٹے بیٹیوں کی۔ اس وقت تک 2 بیٹی اور 3 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ صحیح۔ جمال میاں نے یہ بتایا، پھر سبھی محسن نے سنبھال لیا۔ پھر اگلی مرتبہ جمال میاں آئے تو والدہ کی سب کی خواہش کی شادی کی رسومات، اس کو میں ایکشن ریپلے کہتا ہوں، ایکشن ریپلے۔ تو خیر محفلیں سجائی گئی، چوکر کیا کیا ولیمہ میریٹ ہوٹل میں ہوا۔ صحیح۔ اس کی گود میں چند ماہ کی بچی بھی تھی، فرح، اور وہ گوری میم کی گود میں۔ ہاں، اگلی مرتبہ آئی تو ایک بیٹا بھی یہ تھا، شایان۔ اچھا، یہ سبھی محسن اسٹیشن ڈائریکٹر تھے جی۔ تو انہوں نے جمال محسن نے اپنی بیوی پہ روک ڈالنے کی کوشش کی کہ ڈائریکٹر نے، بیوی پہ کچھ اثر نہیں ہوا، اسے کہ امریکہ میں تو دو کمرے کے اسٹیشن ہوتے ہیں اور گنتی کے اسٹاف ہوتے ہیں۔ جب سبھی محسن ان کو لے کر کے گئے تو اتنی بڑی بلڈنگ ریڈیو کی، جس پہ تو اب پتہ نہیں قبضہ ہو گیا کن لوگوں کا، تو انہوں نے جب گاڑی روکی تو چپراسی آیا، اس نے دروازہ کھولا، ان کا بریف کیس اٹھایا اور جانے لگا۔ تو میرلن کو، جمال کی بیوی کو یہ عجیب لگایا، اس نے بولا ایون دا پریزیڈنٹ آف US کیریز ہز اون بریف کیس۔ امریکہ میں تو صدر اپنا بریف کیس خود اٹھاتا ہے، اور یہاں یہ شان و شوکت۔ تو مصنف نے کہا کہ تم جو ہم کو کہتی ہو امریکہ آ جائے تو یہ ٹھاٹ باٹ وہاں ملے گا، اس طرح سے۔ اس کے آگے بھی چند ابواب ہیں۔ فلائٹ 003 یہ ان کا ڈرامہ تھا جو ہائی جیکنگ پہ لکھا گیا تھا۔ اس کی دونوں طرف سے پذیرائی ہوئی، یعنی شائقین کی طرف سے اور حکومت اور دوسری طرف سے اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی، اس لیے کہ نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت تھی اور نواز شریف نے کہہ دیا کہ ہم ہائی جیکروں کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے، تو اس پر ان کی بات پرس کی گئی کہ آپ نے ایسا ڈرامہ لکھ دیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوائی جہاز میں اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے تو پورے اسٹاف نے، کسی ایک نے پہچان لیا، اس نے ان کو کاکپٹ میں لے گیا اور پورے مسافروں کو بتایا کہ اس ڈرامے کے رائٹر ہمارے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب ہم بات مختصر کر دیتے ہیں، بات بہت ہو گئی ہے، کہ سبھی محسن 1 اگست 2014 کو اہلیہ، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو چھوڑ کر اس سفر پہ روانہ ہو گئے جہاں سب کو جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اب اتفاق سے ان کے اولادوں میں، بھائیوں میں تو سب میں رکھا ہے۔ اقبال محسن PhD ارضیات جیولوجی کے، وہ اپنے موضوع کے علاوہ بھی ادھر ادھر لکھتے رہتے ہیں اخباروں میں اور سوشل میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد افضال محسن تھے، یہ تو 91 سے پریکٹیکلی صحافی رہے ہیں بہت عرصے تک اور کالم والم لکھتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا دل بھر گیا۔ اور جمال محسن کی تو امریکہ میں لکھتے رہتے ہیں رسالوں میں،
कई मरतबा आए तो उन्होंने अपनी किताबों की रनुमाई की, बातें पैसों की, और अभी 1.5 साल पहले आए थे तो अमेरिका में दायमी धरना। ये रुनुमाइयाँ जो थी अमेरिका से आके यहाँ की, वो बात थी पैसों की या किताब का उन्वान था बात पैसों की? किताब का उन्वान था बातें पैसों की, जो उन्होंने वहाँ इस फील्ड में की। क्योंकि कराची में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की किताबों का होता है। तकरीब रुनुमाई तकरीब पजीराई, क्यों? इसलिए कि बात है पैसे की। तकरीब रुनुमाई उन्होंने जमाल मियां ने की थी 1.5 साल पहले अमेरिका में दायमी धरना। अमेरिका में दायमी धरना। और अभी जनवरी में आए थे हाँ, तो उन्होंने जो 50 साल पहले शोबे सहाफ़त कराची यूनिवर्सिटी, जिसे आप मास कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें दाखिला लिया था, तो उसकी गोल्डन जुबली मनाई थी। उसने अपने दौर के बहुत सारे तलबा, तो 3 ही थे, तालबात 14-15 थी, उनको कहीं ना कहीं से उन्होंने जमा कर लिया और आर्ट काउंसिल में एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई जिसमें वो सारी ख्वातीन थी। उन्होंने ये की, अगर 1 मिनट टाइम हो तो एक बात मैं कहूँ, उसमें एक थी सीमा सज्जाद। सही। वो मिशिगन में रहती हैं, इनकी क्लास फेलो थी। उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि उनको असातिज़ा उनके सवालात पूछने पर घर से, क्लास से निकाल दिया करते थे। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, सलाम करके मैंने कहा कि आप मिशिगन में हैं? मिशिगन में मेरा सगा भतीजा 20 साल से। उन्होंने बोला कि मिशिगन से मेरे घर जो है वो 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। अच्छा अच्छा। फिर फिर मैंने रवायती बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। मैंने कहा आपको क्लास से निकाल दिया जाता था, ऐसा सामना घरेलू महाज पे तो नहीं करना पड़ा आपको? मतलब वो समझ जाए कि, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे शौहर का इंतकाल 2010 में हो गया, वो बहुत नेक आदमी थे। इस पर मैंने सोचा शौहर मर के ही नेक कहलाता है, जिंदगी में कभी नेक नहीं कहलाता। ये तो दुख साझे हैं। ये है। तो जनाब ये बड़ी अच्छी रही किस्सें आपकी और बहुत लुत्फ़ आया। बस एक छोटा सा मसला है कि इस किस्म की बड़ी अच्छी किताबें जो कि लोगों को पढ़नी चाहिए वो फिर दस्तयाब नहीं हो पाती हैं, ढूंढते रहो उसको, कहीं मिलती नहीं है, और जो घर वाले हैं उनको इतनी दिलचस्पी नहीं होती है। इसका कोई होना चाहिए निज़ाम के, इस किस्म की जो किताबें हैं। अब देखें ना, रेडियो की पूरी तारीख है। इनकी बेटी जो है, बड़ी बेटी अजरा, हाँ, उसके पास बांटते बोलते अब मेरा ख्याल है 4-5 किताबें रह गई हैं उसके भाई बहनों के लिए। नहीं, इनसे कहें दूसरा एडिशन छापें, पढ़ने वाले शौकीन हैं लोग। भाई छापने तो के लिए इसके साथ ही मेरा ख्याल है अब याद ली जाए और फिर इंशाल्लाह कभी और मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये दास्तां यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ, और इंशाल्लाह महमूद जमाना साहब बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। लेकिन यार जिंदा तो बहुत बाकी। इंशाल्लाह ताला महमूद साहब से मुलाकात होती रहेगी और ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी किताबों का तारुफ करवाते रहेंगे। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।